डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच प्रोबेबिलिटी। आज मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। और ये प्रोबेबिलिटी है जो क्लास 12 से बिलोंग करती है। किससे? क्लास 12, क्लास 12 प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सो पहले मैं चाहूँगा आप लोग को इसके बारे में बताना। प्रोबेबिलिटी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यू पीपल्स ऑलरेडी रेड इन क्लास 9, क्लास 8 एंड क्लास 10 इज आल्सो। 11th में भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट दिया हुआ है। बट आई एम हियर इंट्रोड्यूस वंस अगेन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। क्या होता है? चांस। एक तरह का क्या होता है बेटा? चांस। प्रोबेबिलिटी का एक मीनिंग होता है चांस। जैसे हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उस वर्क को, उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस काम के होने की चांसेस क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ क्रिकेट में। इस क्रिकेट में आई एम अ बॉलर और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। मेरे पास 6 बॉल है, मुझे 6 बॉल में आउट करना है क्रिकेटर को, बैट्समैन को। तो हो सकता है वो 6 बॉल में मेरे आउट भी ना हो, या हो सकता है उसे 6 बॉल में किसी एक बॉल पे आउट हो जाए। तो उसके आउट होने के क्या चांसेस रहेंगे मेरी बॉल में, ठीक है ना। तो जो चांस है दैट इज अ प्रॉबल कंडीशन एंड उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी को लिखने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके से हम शो करते हैं प्रोबेबिलिटी को? 3 वे से शो करते हैं। पहला होता है परसेंटेज, जिसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। सेकेंड इज फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, हम उसे फ्रैक्शन में शो करते हैं। एंड द फोर्थ वे इज डेसिमल, हम उसे डेसिमल में शो करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो बोलता हो भाई कि इस बार तो मेरे परसेंटेज भाई बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है और अच्छे तरीके से वो चैप्टर्स को पढ़ रहा है। हो सकता है वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी कर दे। हो सकता है उसका मैथ्स में 70% भी आ जाए, हो सकता है उसका मैथ्स में 90% आ जाए। लेकिन उसको क्या पता रहेगा कि उसका कितना परसेंटेज आएगा? पेपर देने के बाद उसको दिमाग में तो इतना रहेगा ना उसके कि यार हो सकता है कि मेरा इस बार 90% के चांस तो है, 90% के ऊपर आए, लेकिन कह नहीं सकते। तो यही कंडीशंस ही हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे मान लो उसने इमेजिन किया कि चलो भैया इतना परसेंटेज आ सकता है। उसी क्लास में एक और बच्चा है जो पढ़ाई नहीं करता, दिन भर खेलता है, ठीक है ना। और वो पढ़ाई उसको समझ में नहीं आती। क्या है ना, सबको आती समझ में, सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन जब हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हमारा फोकस नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशंस में हमें कन्फर्म रहेगा कि हमारा अच्छा परसेंटेज नहीं आने वाला। क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले को पता होता है कि उसने कितना पढ़ा है और कितना परसेंटेज उसका आ सकता है। तो सेम इसी बिहाफ पर यदि वो सोचे कि नहीं मेरा तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं आने वाला है, हो सकता है मेरा 30% ही आए या 70% ही आए, इस तरह कंडीशन, तो मैंने उस बच्चे की ही मान लेते हैं कि चलो उसने ये सोच लिया कि भाई मेरा तो जो है 40% से ऊपर नहीं आएगा, तो मान लेते हैं उसके आने के चांसेस क्या है? 40%। अब 40% को हम लिखते किसमें हैं? तो 40% को लिखते हैं बेटा 40/100। 40% का मतलब क्या होता है बेटा? 40/100। अब 40/100 का मतलब क्या होता है बेटा? यदि इसको कट करके आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/10, और इसको आप रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। यानी इसी 40% की जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में थी, वही परसेंटेज वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गई 2/5, और वही प्रोबेबिलिटी आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में हो गई। या हम कहते हैं चलो भाई अब इसे हमें डेसिमल में देखते हैं क्या आती है वैल्यू। तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आ गई भाई 0.4, तो इसकी डेसिमल वैल्यू होगी। आप देखो तीनों कंडीशंस में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देयर आर द 3 कंडीशंस, एंड इन दिस 3 कंडीशंस फॉर अ persons the probable condition is given here 40%, and it is given in the fraction form is 2/5, and the same as in decimal form is 0.4. so probability को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला ये कि हम उसे फ्रैक्शन में लिखें, सेकेंड परसेंटेज में हो सकता है, या डेसिमल में। प्रोबेबिलिटी को हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और डेसिमल में भी हम प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि ठीक है प्रोबेबिलिटी को हम लिख तो सकते हैं इन सब में, लेकिन प्रोबेबिलिटी आती है तो उसकी एक लिमिटेशन होगी ना, कहाँ से कहाँ तक आ सकती है।
तो मान लेते हैं कि हमने एक नंबर लाइन ले लिया और इस नंबर लाइन में यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1। अब हम प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं इस पर। आप चाहें तो इसे भी शो करते हैं, को कर सकते हैं 40/100 को भी, 2/5 को भी, 0.4 को भी, चाहें तो आप इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको पता है 0.4 को यदि रिप्रेजेंट करना हो तो मान इसे डिवाइड कर लेते हैं टेंस फॉर्म में, यानी 10 पार्ट कर लेते हैं और उसका फोर्थ वन पार्ट इज रिप्रेजेंट 0.4, बिकॉज फोर्थ वन मीन्स 4 टेंस, 4 टेंस को हम क्या बोलते हैं 0.4। तो मान लेते हैं इसी को डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ आप देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, दिस इज रिप्रेजेंट 0.4। अब 0.4 है, इसको हम चाहें तो 2/5 भी लिख सकते हैं और इसको हम चाहें तो 40/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी 10 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो पोजीशन विल बी 40/100 और इसी को हम यदि सिंप्लीफाई कर दें फ्रैक्शन फॉर्म में तो दिस इज 2/5 एंड if you want to represent in the decimal then it would be written as 0.4। लेकिन आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये नंबर जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है और 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इससे भी एक कंडीशन मिलता है। क्या कंडीशन मिलता है कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। यानी पीई की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन बिटवीन, ऑलवेज एग्जिस्ट इन बिटवीन, मे बी 0 मे बी 1, इक्वल भी हो सकता है और उसके भी इक्वल हो सकता है, यानी 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी होता है और इसके बीच में लाई करता है, लेकिन 0 से कभी भी निगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, यानी वो निगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स नॉट बिलोंग टू निगेटिव, यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो बिलोंग नहीं करेगी निगेटिव से, यानी निगेटिव से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर इन द सेंस 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा इसके बीच में ही लाई करेगा। और ये आप कंडीशंस पढ़ चुके हैं उस क्लास में 10th में भी इसकी प्रोबेबिलिटी का कंडीशंस 9th में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम लोग इरेजर, आई नीड इरेजर, अब इससे थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब आते हैं हम लोग फार्मूलेशन पे कि फार्मूला क्या होगा यदि किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फार्मूले के बारे में, समझते हैं फार्मूला। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या हो सकता है। In class 10 we was already read formula कि probability of an event is always equal to number of favorable condition या number of favorable outcomes या number of favorable events upon total number of events। ठीक है ना, तो हम number of favorable events upon total number of outcomes या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखें या इवेंट लिख दीजिए आप। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ probability of any event is equal to the total number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डाई है, डाइस में क्या होते हैं बेटा, 6 इवेंट होते हैं। एक डाइस में कितने इवेंट्स होते हैं, 6 इवेंट होते हैं। ठीक है, ये डाइस है आपका। इसमें टोटल इवेंट कितने होते हैं, तो डाइस में आपके टोटल इवेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस पे बना होता है, क्या बना होता है, मान लीजिए 1 है, यहाँ पे आपका क्या है 2 है, इस साइड हो सकता है कि 3 हो। तो इस तरह के इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6।
ठीक है ना। यदि मैं इसमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउटकम्स ऑफ वन, if we throw a dice at once, then what is the probability of getting one at the top, ठीक है ना। तो यदि हम किसी डाइस को यदि एक बार थ्रो करते हैं, एक बार उछालते हैं, तो उस उछालने के बाद क्या होता है, या ड्रॉन करते हैं उसको, तो रोल करते हैं, रोल भी बोल सकते हैं आप, रोल करते हैं तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं यहाँ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, 6 है। और फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, कितने हैं बेटा, एक ही इवेंट है वन जो आ सकता है उसके टॉप पर, तो कितने हैं, वन। सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कम्स एट द टॉप, तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस टाइम, तो आएगा बेटा 1/6 अकॉर्डिंग टू द गिवन आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला। सो फार्मूला में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं भाई, एक ही है, और टोटल कितने हैं, 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, एंड उस नंबर की प्रोबेबिलिटी आने के चांस उसके कितने हो जाएंगे, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, और यही एक तरीका होता है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का, ठीक है। अब आप इसके बाद में आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी, यदि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने के चांस होते हैं तो ना होने के भी चांस होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी के होने के चांस क्या है, तो पी, और ना होने के चांस को हम इंडिकेट करते हैं पी नॉट ई से, किससे, पी नॉट ई। आप पी नॉट ई आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में रिप्रेजेंट किया है बार से, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, पी नॉट ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम पी नॉट ई को ऐसे ऐसे या ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का, ये होने और ना होने के टोटल इवेंट्स को यदि हम ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। कैसे 1 मिलता है, देखिए, पी ई प्लस पी नॉट ई इज रिमेन्स 1। अब यहीं पे आप इसी एग्जांपल से आप देख सकते हैं 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/6 होगी, 3 की प्रोबेबिलिटी आने की भी चांस क्या होंगे, 1/6 ही होंगे, 4 के भी 1/6 होंगे, 5 के भी 1/6 होंगे, 6 के भी 1/6 होंगे। तो ये सभी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इफ यू वांट टू फाइंड द इंडिविजुअल probability individually, then you will get 1/6, and our 1/6 event how many times comes, 6 times. That is why 1/6 add 6 times, then you will get 1, because 6/6, and 6/6, the value of 6/6 is 1. So PE and P naught is equal to 1, यानी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों का यदि सम निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे मान लो नॉट ई का कंसेप्ट यहाँ देख लेते हैं, पी ई की वैल्यू है 1/6, तो पी नॉट ई की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल सम प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, 1, इनका टोटल सम क्या होता है, 1, और यदि आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो पी नॉट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो सकती है, तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1/6, 1 माइनस 1/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/6, और आप इसको प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1 न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितने इवेंट है जो 1 नहीं है, 1 2 3 4 5, फिर दिस इज द 5 फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, ये 5 क्या है, फेवरेबल कंडीशन हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो हम यदि ना आने की प्रोबेबिलिटी काउंट करें तो यहाँ हमारा फेवरेबल में कितना आ गया, 5 आ गया, और टोटल कितना है, 6। यदि आपको इसे फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप फार्मूले में रखेंगे तो इसे ये आ जाएगा 5/6। तो एज अ प्रैक्टिकली यदि आप देखना चाहें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी, और आप चाहें तो इसे फार्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आने और ना आने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ऑलवेज 1 होता है, और सम ऑफ ऑल द
probable conditions individually if you count and you want to add to all then you get 1. ये conditions आपका जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और 11th में भी आप इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा जो आपको इस क्लास में पढ़ना है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हाउ कैन फाइंड द कंडीशन एंड हाउ कैन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अभी इसके बाद हम लोग मिलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।